स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 2 अगस्त 2021 और दिन हो चुका है सोमवार। तो जानेंगे आज की कुछ चुनिंदा नो नेगेटिव जेन्युइन खबरें। देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो आज क्या है खबरों में जानते हैं। PV सिंधु ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, बढ़ाया देश का मान। पेटीएम में नौकरी का मौका, 35,000 से ज़्यादा सैलरी ऑफर करेगा पेटीएम। और खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात में सभी पास, इस बार ऐतिहासिक स्तर पर रिजल्ट 100% आया। उसी के साथ जानेंगे सर्राफा बाजार का क्या रहा हाल पिछले हफ्ते और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो इसी के साथ बढ़ते अपनी पहली खबर पर। पहली खबर आ रही है पेटीएम से। पेटीएम में 20,000 लोगों की भर्ती शुरू, हर महीने 35,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी पाने का मौका। डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम ने व्यापारियों को डिजिटल माध्यम को अपनाने के बारे में शिक्षित करने के लिए पूरे भारत भर में 20,000 फील्ड सेल्स कार्यकारियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि नौकरी से जुड़े पेटीएम के एक विज्ञापन के अनुसार फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव मासिक वेतन और कमीशन में 35,000 रुपये से अधिक कमाने का अवसर होगा। कंपनी FSC के रूप में युवाओं और स्नातकों को नियुक्त करना चाहती है। एक स्रोत ने कहा कि पेटीएम ने FSC को काम पर रखना शुरू कर दिया है। यह अवसर उन लोगों के लिए है जो 10वीं या 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं या स्नातक है। यह छोटे शहरों और कस्बों में रोजगार सृजन में मदद करेगा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो दी है। उसी के साथ कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 18 वर्ष का है, कक्षा 10 या 12वीं पास है या स्नातक है, उसके लिए यह नौकरी बहुत अच्छी रहेगी। उसके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और पेटीएम ऐप का उपयोग करके आवेदन वह कर सकता है। अगर 2 व्हीलर वाहन रखने वालों को ज़्यादा जल्दी वरीयता दी जाएगी, जिससे यात्रा और पूर्व बिक्री का अनुभव होगा। आवेदकों को स्थानीय भाषा और क्षेत्र का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सूत्र ने इसकी जानकारी दी है। कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 18 वर्ष का है, उसके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, तो वह पेटीएम ऐप का उपयोग करके आवेदन कर सकता है। ये बहुत ही पॉजिटिव खबर है। जिसकी नौकरी चली गई है लॉकडाउन में, पेटीएम ऐसे 20,000 लोगों को पूरे भारत भर में नौकरी देगा और 35,000 से ज़्यादा सैलरी आपको मिल सकती है। चलिए बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है कश्मीर में पत्थरबाजों पर एक्शन, अब न मिलेगा पासपोर्ट और ना ही मिलेगी सरकारी नौकरी। तो कश्मीर से ये खबर आई है, पत्थरबाजों को अब सरकारी नौकरी या उनका पासपोर्ट भी नहीं बनेगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रविवार को पत्थरबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पत्थरबाजी जैसी गतिविधियों में शामिल होने वाले को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी, न ही इन्हें पासपोर्ट मिल सकेगा। ऐसे लोगों का पासपोर्ट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कश्मीर CID ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें ऐसे लोगों को सिक्योरिटी क्लियरेंस न दिए जाने की बात कही गई है। यह सर्कुलर जम्मू कश्मीर CID की विशेष शाखा के SSP ने जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि पासपोर्ट, सरकारी नौकरी या सरकारी योजनाओं से जुड़े मामलों में किसी भी व्यक्ति की सिक्योरिटी क्लियरेंस की रिपोर्ट तैयार की जाए तो उस वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वह व्यक्ति पत्थरबाजी, कानून व्यवस्था भंग करने या किसी दूसरे अपराध में शामिल न हो। सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि अगर कोई ऐसा मिलता है तो उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस न दिया जाए। सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि ऐसे लोगों की पहचान के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट ली जाए। चलिए बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर है टोक्यो ओलंपिक्स से। PV सिंधु ने जीता कांस्य पदक, हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में किया प्रवेश। टोक्यो से खबर आ रही है, बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीता और पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर 41 साल बाद पदक की तरफ कदम बढ़ाए हैं, जिससे टोक्यो ओलंपिक खेलों में रविवार का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक बन गया। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता और विश्व चैंपियन 6ठी वरीय PV सिंधु ने रविवार को यहां चीन की 8वीं वरीय ही बिंग जियाओ को सीधे गेम में 21-13, 21-15 से हराकर महिला एकल स्पर्धा का कांस्य पदक जीता और ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। चलिए बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर है संसद से। संसद के मानसून सत्र में गतिरोध के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार, असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बयान। संसद के मानसून सत्र के बार स्थगित होने के साथ AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को मौजूदा गतिरोध के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को दोषी ठहराया और आरोप लगाया कि संसद में कामकाज नहीं होने के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि विपक्षी दल पेगासस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं और कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान लोगों की मौत, किसानों का आंदोलन जैसे मुद्दे उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनने और जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, पेगासस पर चर्चा होने दीजिए, सरकार क्यों डर रही है, वे क्या छिपा
पाना चाहते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि संसद चले, लेकिन आप यानी कि सरकार इसे चलाना नहीं चाहते। आप शोरगुल के बीच विधेयक पारित करवाना चाहते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? एक नज़र से देखने जाए तो अवैसी की बात सही है, क्योंकि संसद में हंगामा हो रहा है और बिना वोटिंग के, बिना चर्चा के बीजेपी शोरगुल के बीच में चुपचाप कोई भी कानून पारित कर रही है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी सरकार को रोकने के लिए अखिलेश ने BSP और कांग्रेस से कही बड़ी बात। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। भाजपा जहां सत्ता में लगातार दूसरी बार काबिज होने के लिए रणनीति बना रही है, तो समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस अपना वनवास खत्म करने की रणनीति बना रही है। इसी बीच न्यूज एजेंसी PTI ने बात करते हुए अखिलेश यादव से बड़ी बात कही। अखिलेश यादव ने अपनी पूर्व सहयोगी पार्टियों से कहा कि बसपा और कांग्रेस को तय करना होगा कि उनकी लड़ाई भाजपा से है या सपा से। अखिलेश यादव ने इस दौरान स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी 2020 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए छोटे दलों के साथ गठबंधन को तैयार है। उन्होंने भाजपा के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश रहेगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है राष्ट्रपति कोविंद के तमिलनाडु दौरे के दौरान 5 स्तरीय होगी सुरक्षा, 5000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात। तमिलनाडु विधानसभा की शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए सोमवार को चेन्नई आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सुरक्षा के लिए कमांडो सहित 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान उनकी 5 स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित विधानसभा के सभागार, राज्य सचिवालय, राजभवन और हवाई अड्डे पर 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि चेन्नई के पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर शंकर जीवाल के नेतृत्व में राष्ट्रपति कोविंद की सुरक्षा में कमांडो इकाई सहित 5000 जवानों की तैनाती की गई है। दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी रास्तों पर एहतियाती सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इससे पहले जिलाल वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की जिवाल ने और राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा भी की है। तो चलिए जानते हैं अगली खबर में क्या है। अगली खबर है टोक्यो ओलंपिक से ही। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम खेलेगी क्वार्टर फाइनल, दूती चंद भी दिखाएगी अपना एक्शन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1 अगस्त का दिन भारतीय खिलाड़ियों के नाम रहा। PV सिंधु ने कांस्य पदक जीतकर भारत की झोली में एक और पदक डाला। वहीं 49 साल बाद पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करने में कामयाब रही। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 2 अगस्त को भारतीय महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में खेलने उतरेगी। वहीं दूती चंद 200 मीटर में दौड़ लगाती हुई दिखाई देंगी। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है सोनू सूद बने ओलंपिक मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर। अगले साल भारत के एथलीट्स की करेंगे अगुवाई। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दिग्गज अभिनेता अगले साल रूस में होने वाले विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत के दल का हिस्सा बनेंगे। अंग्रेजी वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार इस बात की घोषणा हाल ही में सोनू सूद ने भारत के खास एथलीटों और अधिकारियों के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान की है। सोनू सूद ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है और मुझे विशेष ओलंपिक भारत के साथ शामिल होने की, इस यात्रा में शामिल होने की खुशी है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। परिवार में शामिल हो और इस मंच को और भी बड़ा बनाने का वादा है। यह सोनू सूद का बयान आया है। ओलंपिक के लिए उन्हें चुना गया है मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। अगले साल रूस में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के दौरान सोनू सूद भी वहां मौजूद होंगे। वो भारतीय एथलीट्स की अगुवाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की करेंगे अध्यक्षता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालने के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस अवसर का उपयोग करने को पूरी तरह से तैयार है। भारत रविवार 1 अगस्त 2021 को 1 महीने के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है। भारत ऐसे समय में UNSC की अध्यक्षता करने जा रहा है जब वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी, समुद्री सुरक्षा, अफगानिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। ये सारे मुद्दे भारत के हितों को भी प्रभावित कर सकते हैं। बहुत संभव है कि PM नरेंद्र मोदी UNSC की इस
एक कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत के प्रतिनिधि के तौर पर करे। ऐसा करने वाले वह भारत के पहले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो देखते अगले समाचार है कोरोना से रिलेटेड। केरल में कोरोना बेकाबू, 5वें दिन भी 20,000 से ज्यादा केस। तमिलनाडु और कर्नाटक ने उठाए सख्त कदम। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 41,831 नए केस सामने आए हैं, जिसके साथ संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3,16,55,824 हो गया है। बीते 24 घंटे में महामारी से 541 लोगों की मौत हुई है। वहीं महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,24,351 हो गई है। संक्रमितों के इन आंकड़ों में बड़ा हिस्सा केरल का है। केरल में महामारी बेकाबू होती जा रही है। केरल में बीते कुछ दिनों से लगातार 20,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। इसी के साथ अगली खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात के कई हिस्सों में बारिश, लेकिन अभी भी कई हिस्से तरस रहे हैं पानी के लिए। तो 9 तहसीलों में 9% से भी कम बारिश हुई है। जानते हैं क्या है खबर। राज्य में मेघराजा मेहरबान है। संपूर्ण राज्य में दक्षिण गुजरात में सर्वाधिक बारिश हुई है, जबकि कच्छ और उत्तर गुजरात में अभी भी बारिश की कमी जताई जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार राज्य में आगामी 3 दिन भारी बरसात हो सकती है। राज्य में 2 और 3 अगस्त के दिन मानसून मेहरबान रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में उत्तर मध्य और दक्षिण गुजरात में सामान्य बरसात होगी, जबकि सौराष्ट्र में हल्की से मध्यम बरसात होने की चेतावनी दी गई है। राज्य में अभी तक सीजन की 33% ही बारिश दर्ज हुई है, जबकि अभी 29% बारिश की कमी बताई गई है। तो गुजरात में मेघराजा का ये हाल है। बारिश हुई है काफी हिस्सों में। दक्षिण गुजरात में काफी बारिश दर्ज हुई है, फिर भी कई हिस्से ऐसे हैं जो बारिश के लिए अभी भी तरस रहे हैं। तो वही गुजरात से अगली खबर आ रही है। गुजरात बोर्ड की 12वीं सामान्य प्रवाह का रिजल्ट आ गया है और 100% छात्र इसमें पास हुए हैं। ऐतिहासिक रिजल्ट रहा। 100 में से 100% सारे स्टूडेंट सामान्य प्रवाह के 12वीं के पास हो चुके हैं इस बार। तो गुजरात बोर्ड ने 12वीं सामान्य प्रवाह के 4 लाख छात्रों का रिजल्ट शनिवार को घोषित किया। वर्ष 2020 की तुलना में 2021 में 41 गुना छात्रों को ग्रेसिंग देकर पास किया गया। 2020 में 142 छात्रों को ग्रेसिंग मिला था, उसकी तुलना में इस साल 5,913 छात्रों को ग्रेसिंग दिया गया। छात्रों की मार्कशीट के आधार पर विशेषज्ञों ने बताया कि छात्रों को 120 मार्क्स से अधिक ग्रेसिंग देकर पास किया गया है। मास प्रमोशन होने के बावजूद ग्रेड ए के छात्रों की संख्या में कोई भारी बदलाव नहीं हुआ है। 2020 में ए ग्रेड 1 वाले 522 छात्र थे, जो इस साल बढ़कर 691 हो गए। A1 ग्रेड के छात्रों की संख्या पिछले 12 साल में 2019 के बाद इस साल सर्वाधिक है। 4 लाख में से 3.51 लाख छात्र गुजराती माध्यम के हैं। इसमें 565 छात्रों को A1 ग्रेड मिले हैं। वहीं अंग्रेजी माध्यम के 36,398 छात्रों में से 115 को A1 ग्रेड मिला है। A1 ग्रेड के टॉप 5 जिले में राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, जूनागढ़ और भावनगर भी शामिल है। तो इसी के साथ चलते अगली खबर क्या कहती है। मौसम की मार जारी। भारी बारिश से दिल्ली में यमुना उफान पर। राजस्थान में घरों में भरा पानी। हिमाचल में 632 करोड़ का हुआ नुकसान। तो कश्मीर से दिल्ली तक बारिश की आफत कहीं कहीं जारी है। मध्य प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कहर से पहाड़ी राज्यों में हालात ज्यादा खराब है। हिमाचल में अब तक 326 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। राज्य में बारिश से अब तक 632 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वहीं बात करें यूपी की, तो यूपी के 26 जिलों में तेज बारिश की आशंका जताई है। इस बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 28 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यहाँ यमुना नदी जल स्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर के बेहद करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने यहाँ रविवार को भी जोरदार बारिश होने का अंदेशा जताया है। दिल्ली प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वालों को अलर्ट जारी किया है। यहाँ 100 से ज्यादा परिवारों को दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। तो मौसम विभाग ने यहाँ 2 दिन का अलर्ट जताया था। रविवार को अलर्ट जारी किया था। सोमवार को भी कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है। तो मौसम अपडेट में आगे खबर जानेंगे कि कहां-कहां बारिश हुई है। फिलहाल चलते अगली खबर की और। अगली खबर में है महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला केस। पुणे में 50 साल की महिला संक्रमित। केरल में अब तक 63 मरीज आ चुके हैं सामने। केरल में तेजी से फैलने के बाद अब महाराष्ट्र में भी जीका वायरस का पहला केस सामने आया है। पुणे के पुरंदर क्षेत्र की 50 साल की महिला में जीका वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। उसका चिकनगुनिया टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया। वहीं केरल में भी जीका के 2 नए केस सामने आए हैं।
इसके बाद अब इस राज्य में संक्रमित मरीजों की कुल तादाद बढ़कर 63 हो गई है। महाराष्ट्र से पहले इस साल सिर्फ केरल में ही जीका के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ जानते हैं अगली खबर में संसद के सत्र 2 हफ्ते हंगामे की भेंट चढ़े। 107 घंटे में से सिर्फ 18 घंटे काम हुआ, 133 करोड़ का नुकसान हुआ। राज्यसभा 21% तो लोकसभा तय समय से सिर्फ 13% चली। तो इस तरह बर्बाद हुए टैक्स पेयर के 133 करोड़ रुपए। लोकसभा में 54 घंटे काम होना था लेकिन 7 घंटे ही हुआ। राज्यसभा में 53 घंटे काम होना था लेकिन 11 घंटे हुआ। पिछले हफ्ते प्रोडक्टिविटी रेट 32.20% था। इस हफ्ते प्रोडक्टिविटी में 13.70% की गिरावट हुई है। संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए 12 दिन बीत चुके, लेकिन पेगासस जासूसी केस और किसान आंदोलन जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष का विरोध जारी है। इस गतिरोध के कारण संसद की कार्रवाई पर बुरा असर पड़ा है। सांसदों को दोनों सदनों में अब तक 107 घंटे में से सिर्फ 18 घंटे की कार्रवाई चल सकी है। इससे करदाताओं के 133 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्रवाई लगभग बाधित रही। मानसून सत्र में अब तक करीब 89 घंटे हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। सत्र 13 अगस्त तक चलना है। राज्यसभा की कार्रवाई तय समय का सिर्फ करीब 21% ही चली है, तो लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 13%। में 54 घंटे में से 7 घंटे से भी कम समय चली लोकसभा, जबकि राज्यसभा 53 घंटे में से 11 घंटे चली। तो अब जानते हैं सर्राफा बाजार का हाल। आज से मार्केट शुरू होने जा रहा है, तो क्या रहा पिछले हफ्ते सोने का भाव। तो इस हफ्ते लगातार 2 दिनों तक उच्च स्तर पर कारोबार करने के बाद शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट देखी गई। सोना का अगस्त वायदा 81 रुपए या 0.17% की गिरावट के साथ 48,281 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया। इसी बीच चांदी का सितंबर वायदा 192 रुपए या 0.28% की गिरावट के साथ 68,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। तो अब जानते हैं भारत के मौसम का पूर्वानुमान क्या कहता है। अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, पूर्वी राजस्थान में मध्य से भारी बारिश की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कोंकण और गोवा के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार गुजरात में और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज की ब्रेकिंग न्यूज नो नेगेटिव टुडे मॉर्निंग हेडलाइंस यही समाप्त होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और पास में पड़े बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर रोज के नए नोटिफिकेशन और सुबह सुबह की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो अपडेट के साथ, न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।